ग्रंथ चल रहा है राजवार्थिक आचार्य भगवान भट्टाख्यान स्वामी। सर्व कर्म से रहित, ज्ञान से परिपूर्ण, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी सहित वीर भगवान को नमस्कार करके आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। और यहाँ पर मध्य लोक का वर्णन चल रहा था। तो विदेह क्षेत्र, जम्बूद्वीप आदि का यहाँ पर वर्णन किया। उस जम्बूद्वीप के भरत, ऐरावत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत आदि क्षेत्रों का वर्णन बताया। कल रम्यक क्षेत्र पढ़ लिया था अपन ने, हिरण्यवत भी पढ़ लिया था क्या? हाँ, क्षत्रिय सब ऐरावत क्षेत्र है ना। अब कहते हैं ऐरावत क्षेत्र कहाँ है, यहाँ तक पढ़ा। तो कहते हैं शिखरी पर्वत और पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों समुद्र के मध्य में ऐरावत क्षेत्र है। शिखरी, कुलाचल और पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर में समुद्र के मध्य में ऐरावत क्षेत्र का सन्निवेश है। ऐरावत क्षेत्र के मध्य में पूर्व के समान विजयार्थ पर्वत है। उस ऐरावत क्षेत्र के मध्य में भरत क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत के समान रजत में विजयार्थ पर्वत समझना चाहिए। भरत क्षेत्र के समान विजयार्थ पर्वत और रक्ता रक्तोदा नदी के कारण ऐरावत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। हमारे यहाँ गंगा सिंधु नदी से हुए थे 6 खंड, यहाँ पर विजयार्थ पर्वत और रक्ता रक्तोदा से 6 खंड हो गए। इस प्रकार भरत आदि क्षेत्रों का वर्णन किया। यहाँ तक भरत आदि क्षेत्र का वर्णन हो गया था। अपन तो यहाँ भी पढ़ लिए थे ये तो कल सब। हेमवत, हदिंदे, महाहिममान, शिखरी 6 वर्षधर पर्वत है। पर्वत बता दिए थे, है ना। अर्थापत्ति से अपन ने हाँ ये तो हो गया था पूरा। तो हिममान पर्वत की भुजा बताई थी अपन ने। अच्छा, हिममान पर्वत देखा था, है ना। ठीक है, हाँ उसकी लंबाई चौड़ाई चल रही थी। हिममान पर्वत देखा। इस क्षुद्र हिममान पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा में, ऊपर हिममान पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा में 500 योजन ऊंचा, भूमि पर मूल में 500 योजन विस्कंभ वाला, मध्य में 375 योजन विस्तृत और अग्रभाग में, ऊपर के भाग में 250 योजन विस्तृत सिद्धायतन कूट है ना। 500 योजन चौड़ा, 500 योजन ऊंचा, मूल में मध्य में 375 और ऊपर में 250 योजन का ऐसा सिद्धायतन कूट है पूर्व दिशा में। हर एक कुलाचल में पूर्व दिशा में सिद्धायतन कूट है। उसकी परिधि विस्कंभ प्रमाण से तिगुनी से कुछ अधिक है। इस सिद्धायतन कूट पर 36 योजन ऊंचा, दक्षिण एवं उत्तर में 50 योजन लंबा, 50 योजन लंबा और पश्चिम में 50 योजन विस्तृत तथा 25 योजन प्रमाण प्रवेश मार्ग का धारक विशाल जिन मंदिर है। उन जिन भवन के पूर्व, उत्तर और दक्षिण में प्रवेश द्वार है। पूर्व में, उत्तर में और दक्षिण में। एक सीधा खुलेगा, एक इधर पूरे खुलेगा, एक इधर में खुलेगा। दक्षिण में ऐसे ही बना हुआ है, इस तरफ मुँह का है। ठीक है। वे द्वार 8 योजन ऊंचे, 4 योजन चौड़े तथा 4 योजन प्रवेश मार्ग के धारक हैं। तीनों द्वारों के ऊपर कुछ अधिक 8 योजन ऊंचे, 50 योजन लंबे और 25 योजन चौड़े 3 मुख मंडप हैं। द्वारों के ऊपर मुख मंडप हैं। इन मुख मंडपों के आगे कुछ अधिक 8 योजन ऊंचे, 50 योजन लंबे और 50 योजन ही चौड़े 3 प्रेक्षागृह हैं। इनका नाम अवलोकन गृह भी है, क्योंकि इनमें बैठकर देव अभिषेक आदि देखते हैं। ठीक। द्वारों के अग्रभाग में विद्यमान प्रेक्षागृहों के आगे पहले वर्णित के समान स्तूप आदि समझ लेना चाहिए। चैत्यालयों के अभ्यंतर भाग का वर्णन भी पूर्वोक्त चैत्यालयों के समान जानना चाहिए, अर्थात उसकी प्रतिमाओं की ऊंचाई, नाग, यक्ष, मंगल द्रव्य, धूप घट आदि का प्रमाण वक्षार आदि पर्वतों के मंदिरों के समान है। उन कूट, मंडप, प्रेक्षागृह आदि को घेरे हुए और 4 तोरण द्वारों से विभक्त पद्मवर वेदिका है। हिमवान पर्वत की पश्चिम दिशा में क्रमशः हिमवान भरत, इला
गंगा, श्री, रोहितास्या, सिंधु, सूरा, हेमवत और वैश्रवण नाम के धारक 10 कूटों को यथाक्रम जानना चाहिए। हिममान पर्वत की पश्चिम में, हिममान ये पश्चिम दिशा में ये महाराज ने कैसे लिखा हुआ अकलन स्वामी ने? उनके पास है नहीं? तिलोकसार। तिलोकसार से लिखा। उनके उच्छेद आदि का प्रमाण सिद्धायतन कूट के समान है। इन कूटों पर 62 योजन 2 कोस ऊंचे, 31 योजन 1 कोस विस्तार वाले और उतने ही प्रमाण प्रवेश मार्ग के धारक 10 प्रसाद हैं। 9 थे ना महाराज? 9 थे सर? नहीं। 9 कूट तो थे एक में, और ये यहाँ हिममान पर्वत का दिखा रहे हैं। वक्षार पर्वत में अपन ने देखे, विजार पर्वत में 9 कूट थे। अच्छा हाँ, उसमें 9 थे, ठीक है। इनके उच्छेद आदि 25 अनुसार ये 10 कूटों को यथाक्रम से जानना चाहिए। 10 कूट बताए गए थे, ठीक है। विस्तार उतने प्रवेश द्वार से मार्ग 10 प्रसाद बने हुए हैं। इन प्रसादों में कूट समान नाम वाले देव और देवियाँ निवास करते हैं। उनमें हिममान, भरत, हेमवत और वैश्रवण कूटों के महलों में उन कूटों के नाम धारक देव रहते हैं। शेष 6 कूटों के प्रसादों में देवियाँ रहती हैं। ऊपर सिद्धायतन कूट बताए तो पूर्व दिशा में, और 10 कूट और बता दिए। दूसरे कुलाचल का नाम महाहिममान क्यों पड़ा? आप दूसरे कुलाचल का कह रहे हैं। इसकी व्युत्पत्ति पहले कही है कि हिम के संबंध से हिममान पर्वत है, और यह महान हिम के संबंध से महाहिममान कहलाता है। अथवा हिम का संबंध नहीं होने पर भी रूढ़ी से महाहिममान कहलाता है। इंद्र जिसकी रक्षा करे उसे इंद्रगोप कहते हैं, परंतु इंद्र के द्वारा रक्षा नहीं करने पर भी लाल रंग के कीड़े को इंद्रगोप कहते हैं। यह इसका रूढ़ रूप नाम है। उसी प्रकार महाहिममान यह भी अनादिकालीन रूढ़ नाम है। महाहिममान पर्वत कहाँ पर है? तो कहते हैं यह हेमवत और हरिवर्ष क्षेत्र का विभाजक है। हेमवत क्षेत्र से उत्तर और हरि क्षेत्र से दक्षिण में स्थित महाहिममान पर्वत को हेमवत एवं हरि क्षेत्र विभाजक समझना चाहिए। यह पर्वत 200 योजन ऊंचा है। हिममान 100 था, ये 200 है, ऊपर 400 है। तो ये 2 बात बोली, इसका मतलब क्या है? 2 बात बोली है पता है कि महाहिममान जो है वह एक तो महान हिम के संबंध होने से महाहिममान कहलाता है, और दूसरा अनादिकालीन रूढ़ वो है। तो जैसे भी समझ लो, तो वैकल्पिक बात है, ऑप्शनल बात है। अनादिकालीन रूढ़ नाम तो शाश्वत है ही, उसके साथ में रूढ़ होने के साथ में भी उसका नाम रूढ़ है, तो साथ में वो भी उसमें क्वालिटी है, वो महाहिम पाए जाते हैं, महाहिम पाए जाते हैं। भूमितल के नीचे 50 योजन गहरा नींव और 4210 योजन तथा 1 योजन के 19 भागों में से 10 भाग प्रमाण विस्तृत है। इस पर्वत की पूर्व पश्चिम तरफ प्रत्येक पार्श्व भाग 9276 योजन और 1 योजन के 19 भागों में से 9.5 भाग से अधिक कुछ अधिक है। इस पर्वत के ऊपर पार्श्व भाग में जीवा 53,931 योजन एवं 1 योजन के 19 भागों में से 6 भाग कुछ अधिक है। उस जीवा का धनुपृष्ठ 57,293 योजन और 1 योजन के 19 भागों में से 10 भाग कुछ अधिक है। नॉर्थ साउथ का मैं वो बता दिया नहीं, वो जीवा बताई ऊपर में। इस पर्वत के उत्तर पार्श्व भाग में जीवा 53,931 योजन है,
और 1 योजन के 19 भागों में कुछ 6 भाग कुछ अधिक है। इस जीवा का धनुपृष्ठ धनुपृष्ठ यानी 293 योजन और 1001 योजन के 19 भागों में से 10 भाग प्रमाण भाग कुछ अधिक है। ठीक, पर्वत ऐसे बनाएंगे, ऐसे खड़े करेंगे तो इधर पृष्ठ कम आएगा, इधर पृष्ठ ज़्यादा है ना। इधर क्योंकि कम है, ऐसा है सराउंडिंग के, तो यहाँ कुछ कम आएगा, ज़्यादा है। धनुपृष्ठ से भी बोल रहे हो। इस जीवा का धनुपृष्ठ 57,293 योजन और 1 योजन के 19 भागों में से 10 भाग से अधिक है। इस पर्वत पर हिमवन् पर्वत के तुल्य वर्णन वाले सिद्धायतन, महाहिमवन्, हेमवत्, रोहित, हरिकांता, हरिवर्ष और वैडूर्य 8 कूट हैं। इनमें सिद्धायतन कूट पर हिमवन् पर्वत के सिद्धायतन के समान वर्णमाला जिन मंदिर है। शेष कूटों पर प्रसाद हैं जिनमें कूट सदृश नाम वाले देव देवियाँ निवास करते हैं। तीसरे कुलाचल का नाम निषद क्यों पड़ा है? यहाँ पर फिर से 9 कूट बताते हैं, 8 कूट वो और एक सिद्धायतन। तो ये इनमें 8 कूट हैं। इसमें सिद्धायतन कूट पर हिमवन् पर्वत के सिद्धायतन के समान वर्णमाला जिन मंदिर है। शेष कूटों पर प्रसाद हैं जिनमें कूट सदृश नाम वाले देव देवियाँ निवास करते हैं। तीसरे कुलाचल का नाम निषद क्यों पड़ा? तो निषद धातु क्रीड़ा अर्थ में है। जिस पर देव देवियाँ क्रीड़ा करते हैं वह निषद कहलाता है। जिस पर क्रीड़ा आमोद प्रमोद के लिए देव देवियाँ जाते हैं। वृषोदरादि गण में पाठ होने से यह व्याकरणानुसार सिद्ध शुद्ध शब्द है। प्रश्न है, निषद पर्वत के समान अन्य हिमवन् महाहिमवन् पर्वत पर भी देव क्रीड़ा करते हैं, अतः उनका नाम भी निषद होना चाहिए। वैसे किया गया कि आप निषद पर्वत को कह रहे हैं और हिमवन् महाहिमवन् पर्वत में भी तो देव क्रीड़ा करते हैं, तो उनका भी नाम निषद होना चाहिए। इनकी निषद संज्ञा रूढ़ भी है, अर्थात रूढ़ी के कारण इसका नाम निषद किस स्थान पर है? तो हरि क्षेत्र और विदेह क्षेत्र के मर्यादा का कारण निषद पर्वत है। इधर भी क्षेत्र, इधर भी क्षेत्र, बीच में पर्वत। हरि क्षेत्र से उत्तर और विदेह क्षेत्र से दक्षिण में इन दोनों की सीमा का कारणभूत निषद नाम का कुलाचल है। यह पर्वत 400 योजन ऊंचा, भूतल में 100 योजन गहरा तथा 16,842 योजन एवं 1 योजन के 19 भागों में से 2 भाग अधिक चौड़ा है। इस पर्वत की पूर्व पश्चिम तरफ की प्रत्येक पार्श्वभुजा 20,162 योजन तथा 1 योजन के 19 भागों में से अर्ध सहित 2 भाग प्रमाण है। इसके उत्तर पार्श्व की जीवा 94,156 योजन तथा 1 योजन के 19 भागों में से 2 भाग कुछ अधिक प्रमाण है। इसका धनुपृष्ठ 1,24,346 योजन और 1 योजन के 19 भागों में से 9 भाग कुछ अधिक है। इस कुलाचल पर सिद्धायतन, निषद, हरिवर्ष, पूर्व विदेह, हरि, धृति, सिजोदा, अपर विदेह और रुचक नामक 9 कूट हैं, जो हिमवन् पर्वत के कूटों के समान वर्ण वाले हैं। इसमें सिद्धायतन कूट पर जिन मंदिर है, उस जिन मंदिर का वर्णन भी हिमवन् कुलाचल के जिन मंदिर के समान है। शेष 8 कूटों पर हिमवन् कूट के तुल्य प्रसाद है और कूट सदृश नाम वाले देव देवियाँ निवास
करते हैं। चतुर्थ कुलाचल की नील संज्ञा क्यों है? बता दिया। निषद पर्वत का पूछ रहे नील संज्ञा क्यों है, उसके बाद नील पर्वत आता है। तो नील वर्ण के योग से इसे नील कहते हैं। नील वर्ण का होने से इस पर्वत को नील कहते हैं। जैसे कृष्ण वर्ण का होने से वासुदेव कृष्ण नाम से पुकारे जाते हैं। वासुदेव यानी कृष्ण, वासुदेव। अच्छा, उनका ओरिजिनल नाम वासुदेव था, कृष्णा। नील पर्वत कहाँ पर है? तो विदेह और रम्यक क्षेत्र के बीच में नील पर्वत है। यह नील नामक कुलाचल विदेह और रम्यक क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, उसका विभाग करता है। इसकी ऊंचाई, आयाम, विस्तार आदि निषद पर्वत के समान है। इस पर्वत पर सिद्धायतन, नील, पूर्व विदेह, सीता, कीर्ति, नरकांता, अपर विदेह, रम्यक और आदर्श, ये 9 कूट हैं। इनकी ऊंचाई आदि का वर्णन क्षुद्र हिमवान कुलाचल के कूटों के समान है। इनमें सिद्धायतन कूट पर जिन मंदिर है उसकी रचना हिमवान कूट के सिद्धायतन मंदिर के समान शेष 8 कूटों पर प्रसाद है। उनमें कूट के नाम सदृश नाम वाले देव और देवियाँ ही निवास करते हैं। इसमें भी सब में 9 बता रहे, उसमें 10 बताया है। कैसे कुछ छूट गया, शायद गलत हो गया, वो मिसप्रिंट हो गया, ऐसा तो नहीं है। नाम तो लेकिन 10 बताए थे। 10 गिनाए थे, नाम भी शायद 10 गिनाए थे। हाँ 10 गिनाए थे। देव देवियों का निवास स्थान सभी जगह है। सब व्यवस्था है उनकी व्यवस्था। देखते हैं। तो इन सब का वर्णन हिमवान कूटों के तुल्य। पंचम कुलाचल का नाम रुक्मी क्यों है? तो रुक्म यानी स्वर्ण के सद्भाव से इसको रुक्मी कहते हैं। रुक्म जिसके है वह रुक्मी कहलाता है। दूसरे पर्वत भी स्वर्णमय हैं, इसलिए इनका रुक्मी यह नाम रूढ़ संज्ञा है। हाथी को करी सूंड कहना यह रूढ़ी है, करीन कहते हैं उसे, क्योंकि कर हाथ तो मनुष्य के भी होते हैं। इस पर्वत का स्थान कहाँ है? कर यानी हाथ होता है, और हाथ तो मनुष्य के भी होते हैं, वो हाथी कहलाता है। सूंड, हाँ अभी पहली बार देखा है। करीन, कर सूंड वाला, करीन कहते उसको। करीन सूंडी हाथ का काम करते, उसके लेने देने का काम करते। चलिए, यह रम्यक क्षेत्र पूछ रहे अब, है ना? इस पर्वत पर अच्छा, रुक्म को सुवर्ण कहते हैं। कहाँ है? रुक्म को सवर्ण सोना कहते हैं, और चांदी को रजत। चांदी हेम यानी स्वर्ण। रुक्म यानी स्वर्ण के सद्भाव के इसको रुक्मी कहते हैं। रुक्म जिसके वह रुक्मी कहलाता है। दूसरे ये बता दिया, करीब बता दिया। यह रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्र का विभाजक है। यह रुक्मी कुलाचल रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्र का विभाजक है। इसकी ऊंचाई, लंबाई आदि सर्व वर्णन महाहिमवान कुलाचल के समान है। इसके ऊपर सिद्धायतन, रुक्मी, रम्यक, नारी, बुद्धि, रूपगोला, हिरण्यवत, मणि, कांचन कूट, ये 8 कूट हैं। इस प्रमाण क्षुद्र हिमवान कूट के समान है इसका प्रमाण। इसमें सिद्धायतन कूट पर जिन मंदिर है से 7 कूटों पर प्रसाद है। इसमें 7 बताए थे, 7 और 8, एक इधर का उधर बढ़ा दिया। इस जिन मंदिर एवं प्रसादों का वर्णन हिमवान कुलाचल के समान है। आप दोनों को अन्य की तरफ से नमस्ते। उनसे कल रात में बात हुई थी। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कहा नमस्ते, वो हमारे जो है अच्छा बुजुर्ग हो गए। हाँ आशीर्वाद। इस प्रसादों में कूट सदृश नामक देव देवियाँ निवास करते हैं। छठे कुलाचल का नाम शिखरी क्यों है?
शिखरों का सद्भाव होने से इसकी शिखरी संज्ञा है। शिखर कूट इसके हैं, अतः इसकी शिखरी संज्ञा सार्थक है। शिखरी के सिवाय अन्य पर्वतों पर भी शिखर है, परंतु इसकी शिखरी संज्ञा रूढ़िवशात है। जैसे मयूर का नाम शिखंडी है, रूढ़ है। शिखरी पर्वत का सन्निवेश कहा है। अकलन स्वामी का लॉजिकल विजडम। शिखंडी कहते हैं मयूर को। उसके ये वहाँ पर हाँ शिखर। मयूर का नाम शिखंडी रूढ़ है। शिखरी पर्वत का सन्निवेश कहाँ है? हाँ जी, शिखरी की अब कहते हैं हेमवत और ऐरावत के मध्य सेतुबंध के समान शिखरी पर्वत है। यह शिखरी पर्वत हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र के मध्य में स्थित है। समुद्र के मध्य में सेतु तुल्य पुल होता है। सुयश का सद्भाव होने से सुयश सागर की संज्ञा है और इसलिए यह संज्ञा सार्थक है। फिर अन्य मुनियों में भी सुयश देखा जाता है, तो फिर वो लिखेंगे कि ये रूढ़िवशात है। ये नहीं, ये प्राप्त है, आचार्य द्वारा प्राप्त है। हाँ, इसलिए प्राप्त है, गुरु द्वारा प्राप्त है। इस पर्वत की सद्भाव का सूरज अच्छा है। विषय मैं तो बाय डिफॉल्ट हूँ। इस पर्वत की ऊंचाई, आयाम, विस्तार आदि सर्व क्षुद्र हिममान पर्वत के तुल्य है। इस पर सिद्धायतन, शिखरी, हेमवत, रसदेवी, रक्तावती, लक्षणाकुला, लक्ष्मी, गंधदेवी, ऐरावत, मणि और कांचन, ये 11 कूट हैं। इसमें 11 बताए हैं कूट के। हाँ, इनमें सिद्धायतन कूट पर जिन मंदिर हैं 11 कूट बताएं इसमें, जिसकी रचना हिममान पर्वत सिद्धायतन कूट से के जिन मंदिर के समान है। शेष 10 कूटों पर प्रसाद है। अच्छा तो ये 11 बताया, बाकी बीच के सब 9 नहीं, 11 10 अभी बताया था पीछे। अभी इसके बाद 9 11 हुए ना। अच्छा, उसमें भी 11, इसमें भी 11। यार बीच के 9 हो गए। नहीं, तो इसमें एक 8 था ना, इसको पहले। हाँ, एक कम था। स्थान इधर वो त्रिलोकसार में सब में 9 बताए हैं शायद, मेरे ख्याल से। एक बार और उसको कंफर्म कर लेंगे बाद में। जिसकी रचना हिममान पर्वत सिद्धायतन कूट के जिन मंदिर के समान है। शेष 10 कूटों पर प्रसाद है। उसका वर्णन भी हिममान पर्वत के कूटों के समान है। इन प्रसादों में उन कूटों के सदृश नाम वाले देव देवियाँ निवास करते हैं। इन कुलाचल पर्वतों के वर्ण का ज्ञान कराने के लिए अब सूत्र कहते हैं। पर्वत बता दिया, पर्वत का रंग बताने वाले हैं। तो हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर, रजत, हेमया। हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर, रजत, हेमया। ये देखो आ गया आपका ना, क्रमशः स्वर्णमय। हेमार्जुन देखो, हेम अर्जुन यानी चांदी, अच्छा, हेम यानी स्वर्ण। स्वर्णमय अर्जुनमय, तपनीय स्वर्णमय, वैडूर्यमणिमय चांदीमय और सुवर्ण जैसे वर्ण वाले पर्वत हैं। यानी उसके जैसे, हाँ, वैसे रंग, यानी कलर वैसा है। चांदी जैसा पर्वत कैसा होता है? यानी गिलेट देखी ना, गिलेट तुम नहीं समझ लो। नहीं, जिलेट नहीं, गिलेट नहीं, तो पर्वत कैसा होता है? यानी उसका कलर दूर से देखने पे वो चांदी जैसा दिखता है ना? हाँ, पास से वैसे दिखेगा, चमक उसकी चांदी जैसी होती है। जर्मन सिल्वर नहीं देखा? नहीं, सामान्य से अपन जैसे पर्वत देखते हैं अभी के समय में, तो बल्लारी में जैसे लोहे का पर्वत है, तो नॉर्मल मिट्टी जैसे दिखेगा। मिट्टी जैसे दिखता है। और ये तो विशिष्ट है ना, ये सब तो ये तो ये सामान्य नहीं है भाई। जर्मन सिल्वर जो है उसमें 70% कॉपर है और फिर दूसरी अन्य धातु है, तो मिलाकर वो तैयार किया गया है। ऐसा है, उसको इसलिए जर्मन सिल्वर कहते हैं, है ना। सिल्वर के सदृश दिखता है, वो सिल्वर नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत सिल्वर हो, थोड़ा। अच्छा, हाँ, वो मिक्सचर है,
उसमें पूरा डिटेल से देगा। तो ये वर्ण बताए कि इन हिममान आदि कुलाचल पर्वतों को स्वर्णमयादि स्वरूप जानना चाहिए। ये स्वर्णमय कहलाते हैं। मयट प्रत्येक में लगाना चाहिए। इन रंगों का यथाक्रम से हिममान आदि के साथ संबंध लगाना चाहिए। जैसे हिममान कुलाचल हेममय चीन पट्ट के से वर्ण का है। महाहिममान अर्जुनमय शुक्ल वर्ण है। निषद तप्त सुवर्ण के समान, मध्याह के दीप्त सूर्य के समान है। नील पर्वत वैडूर्य मयूर कंठ के समान वर्ण का है। रुक्मी पर्वत रजतमय स्वर्ण वर्ण वाला है। शिखरी हेममय चीन पट्ट के वर्ण वाला है। मयड प्रत्यय विकार अर्थ में है। ये छहों ही कुलाचल पर्वतों दोनों पार्श्व भागों में आधा योजन विस्तृत और पर्वत बराबर लंबे, बहुत से तोरण आदि से शोभित पद्मवर वेदिका से वेष्टित दो वन खंडों से शोभित हैं। अच्छा, यानी ऐसे बनाए ना। हाँ, तो यहाँ पर वन खंड, यहाँ पर वन खंड है। सभी में दो वन खंड है अंत में, और वही पार्श्व भाग है इनका। ये जो ऊपर के ये भाग है ना, ये पार्श्व भाग है। ये तो समूर्छन हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। इतना बड़ा थोड़ी हो जाता है। अरे महामत्स्य होता है इतना 1000 योजन का भी है। समूर्छन जी मेढक होता है, मेढक कितना बड़ा छोटा होता है, बड़ा बड़ा होगा धीरे धीरे। मेढक ऊपर से टपकते हैं। हाँ। देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा मछली मछली का तो नहीं मालूम। मछली का सांप यहाँ पर मछली सांप का पूरा गुच्छा सांप के पंचे पूरा गुच्छे बसा हुए दिखते हैं। अच्छा, हाँ, वो कैसे पैदा होते? वो बादल का पैदा होते हैं या उड़ के जाते हैं पता नहीं। समूर्छन जी है ना, कुछ मेढक समूर्छन होते हैं तो हो जाता है। तो ये छहों ही कुलाचल पर्वत दोनों पार्श्व भागों में बता दिया। ठीक है, और क्या करें। पुनरपि उनके विशेष वर्णन के लिए सूत्र कहते हैं। अब और उनका वर्णन बता रहे हैं। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूल्य चतुल्य विस्तारा। ठीक, अब उस पर्वत के बारे में और बता रहे हैं। इन पर्वतों के पार्श्व भाग रंग बिरंगे मणियों से चित्र विचित्र और ऊपर और नीचे व मध्य में तुल्य विस्तार वाले हैं। मणि लगी हुई है। मणि विचित्र पार्श्व मणि लगे हैं, बहुत सारे लगे हैं नाना। तो नाना वर्णों के प्रभाव आदि गुणों से युक्त मणियों के द्वारा विविध प्रकार से चित्र विचित्र को मणि विचित्र कहते हैं। मणि विचित्र पार्श्व भाग जिनका है उन्हें मणि विचित्र पार्श्व कहते हैं। अनिष्ट संस्थान की निवृत्ति के लिए ऊपरी वचन दिया है। कोई और ऐसा संस्थान ना समझ ले तो ऊपरी शब्द दिया है। ऊपरी और मूल में तुल्य विस्तार। ऊपरी आदि वचन अनिष्ट संस्थान की निवृत्ति के लिए है। च शब्द से मध्य का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि च शब्द समुच्चयार्थ है। अतः जो इनका मूल विस्तार है वही ऊपर और मध्य भाग में है। क्लियर हो गया? इनके मध्य में स्थित तालाबों को कहते हैं। अब तालाब बता रहे हैं। इनके मध्य में तालाब है यहाँ पर ऊपर में। तो पद्म महापद्म तिगिंज केसरी महापुंडरिक पुंडरिका हृदय तेषाम ऊपरी। उन कुलाचल पर्वतों के ऊपर क्रमशः पद्म महापद्म तिगिंज केसरी महापुंडरिक और पुंडरिक नाम के 6 हृदय सरोवर हैं।
पद्म के सहचर से इन हृदयों का नाम भी पद्मादि है। पद्म कमल के सहचर से, ऐसा जानना चाहिए। पद्म, महापद्म, तिगिंज, केसरी, महापुंडिक और पुंडिक ये महाकमलों के नाम हैं। उन कमलों के साहचर्य से इन हृदयों का नाम भी पद्म, महापद्म आदि पड़ गया है। उन हिममान आदि पर्वतों पर यथाक्रम से हृदय जानने चाहिए। अर्थात हिममान पर्वत पर पद्म नाम का हृदय है, महाहिममान पर महापद्म नाम का, निषद पर्वत पर तिगिंज नाम का, नील पर्वत पर केसरी, रुक्मी पर महापुंडरीक और शिखरी पर पुंडरीक नाम के सरोवर हैं। उनमें से प्रथम तालाब के संस्थान आदि का निरूपण करने के लिए अब कहते हैं आगे का सूत्र। प्रथमो योजन सहस्रायाम सदर्थ विष्कंभो हृदय। प्रथम सरोवर 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा है। आगे का हिस्सा दुगना जाना। 500 योजन लंबा, 500 योजन, 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा। 10 योजना वगैरह आगे बताएंगे सूत्र, है ना। ये तालाब है, अब तालाब का ना दिया ऐसा। ये 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 10 योजन गहरा। ये तालाब यहाँ रख दिया जा रहा है पर्वत के ऊपर। 6000 किलोमीटर हो गया। 500 योजन, 500 × 12, 7000। अरे एक योजन में 6000 किलोमीटर होता है भाई। 6 पंचे 30, 3 लाख किलोमीटर हो गए। 3 लाख किलोमीटर, 6 लाख किलोमीटर लंबा, 3 लाख किलोमीटर चौड़ा। एक योजन में 6000 किलोमीटर बोलते हैं ना कि 12। हाँ, एक 6000 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का क्या होता है? 12 किलोमीटर का एक योजन। 12 किलोमीटर का एक योजन ना? हाँ, ये महायोजन है क्या? हाँ। सॉरी, कहाँ गए? तो यह प्रथम पद्म नामक सरोवर पूर्व पश्चिम में 1000 योजन लंबा है और उत्तर दक्षिण में 500 योजन विस्तृत है। इसका वज्रमय तल और मणि जटित तट है। यह सरोवर शुभ्रतम कनक स्तूपिका से अलंकृत 4 तोरणों से विभक्त, आधा योजन ऊंची, 500 धनुष विस्तृत तथा सरोवर बराबर लंबी पद्म और वेदिका से वेष्टित है। ये वेदिका बनी है ऐसी। चारों दिशाओं में 4 वन खंडों से मंडित है। चारों दिशाओं में 4 वन खंड है। यह सरोवर, इसका वज्रतल और मणि जटित तट है। वेदिका से वेष्टित बता दिया, ठीक है। चारों दिशाओं में 4 वन खंडों से मंडित है। निर्मल स्फटिक मणि के समान स्वच्छ, गंभीर और अक्षय यानी कभी भी नाश नहीं होने वाली जल से परिपूर्ण है। विविध कमल पुष्पों से सुशोभित हैं। शरद ऋतु के में निर्मल चंद्रमा एवं तारों की पंक्तियों से विराजित जो पर्यंत भाग उससे परिवेष्टित विचित्र मेघ पटल का धारक और नीचे के भाग में प्राप्त आकाश खंड के समान है। यानी इस तरह की उसकी छवि है कि शरद ऋतु का निर्मल चंद्रमा होता है स्वच्छ ऐसा, तो पानी ऐसा ब्लू ब्लू एकदम आकाश के सर ऐसा स्वच्छ दिखता है ना, तो वो और तारों की पंक्ति क्योंकि वो कमल रखे हैं, है ना, और विराजित जो पर्यंत भाग उसे परिवेष्टित है। विचित्र मेघ पटल का धारक और नीचे के भाग में आकाश खंड के समान है। ऐसा जानना। हाँ,
ठीक है। उन सरोवरों की अवगाहना को अब आगे कहते हैं 10 योजना वगाहा। 10 योजना वगाहा। पद्म सरोवर 10 योजना अवगाहा वाला है। अवगाहा अधः प्रवेश और निम्नता, ये एकार्थवाची है। 10 योजन है अवगाह जिसका, उसको कहते हैं 10 योजना वगाहा। ठीक, नमोरियंताणम। आगे